HKTV presents। जल्लाद को मुझ पर दया आ गई। उसने मुझे छोड़ दिया और कहा, तुम तुरंत ही ये देश छोड़कर चले जाओ। इधर की तरफ भूल कर भी मुंह मत करना। अगर तुम यहाँ पर आए तो तुम तो मारे ही जाओगे, साथ में मैं भी मारा जाऊंगा। मैंने जल्लाद का बड़ा एहसान माना और भगवान को लाख लाख धन्यवाद दिया। भले ही मेरी आंख चली गई हो, लेकिन जान तो बच गई। काना होना मुर्दा होने से तो अच्छा ही है। मेरी भूख प्यास और आंख की तकलीफ से मेरी बुरी हालत थी। मैं चलने फिरने लायक भी नहीं रहा। दिन भर जंगल की झाड़ियों में छुपा रहता। रात को धीरे धीरे करके छुपते छुपाते अनजान रास्तों से चलता हुआ कई दिनों तक मैं अपने चाचा की राजधानी में पहुंचा। जब मैंने चाचा को अपना दुर्भाग्य सुनाया तो जैसे वो पछाड़े खाने लगे और बोले, मुझसे अधिक अभागा कौन होगा। एक तरफ मैं अपने पुत्र के लापता होने से दुखी हूँ और दूसरी तरफ भाई भी मेरा जो है वो मारा गया। प्राणांत की सूचना तुम मुझे दे रहे हो। अब मैं अपने पुत्र को कहाँ खोजूं, भाई को कहाँ से लाऊं। वो बहुत देर तक अपने पुत्र को याद करके रोता रहा। उसके निरंतर रुदन से मेरे धैर्य का बांध टूट गया। मुझ में इतनी क्षमता नहीं थी कि मैं अपने चचेरे भाई के वचन को निभाए रखता। इसलिए मैंने सारा वृत्तांत अपने चाचा को सुनाया, जो कि मैंने उस रात को देखा। चाचा को ये सुनकर बहुत ही अजीब लगा। उसने कहा, बेटे तुम ठीक कहते हो। मुझे भी मालूम हुआ कि उसने यहाँ समीप ही एक गुंबददार कब्र यानी कि मजार बनवाया है। वो वहीं हो सकता है, लेकिन उसने ये भेद किसी को नहीं बताया। रात को भेष बदलकर मैं और चाचा महल के उस बाग के दरवाजे से निकले और कब्रिस्तान में पहुंचे। मुझे ये देखकर आश्चर्य हुआ कि हम लोग थोड़ी ही दूर में वो कब्र को खोज पाए, जिसे मैं कई दिनों तक नहीं खोज पाया था। शायद अकेले आने पर मैं ठीक से उस स्थान को नहीं समझ पाया था। मैंने कब्र को फौरन पहचान लिया। हम लोग गुंबद के अंदर गए। वहां लोहे का दरवाजा था, जिसके नीचे सीढ़ियां थी। बड़ी कठिनाई से वो दरवाजा खुला, क्योंकि शहजादे ने उसे अंदर से चूने आदि लगाकर मजबूती से बंद कर दिया था। खैर, दरवाजा तो हमने खोल लिया। पहले चचा नीचे उतरे, फिर मैं गया। कुछ दूर जाकर देखा कि ड्योढ़ी में बदबूदार धुआं भरा है। आगे पहुंचे तो देखा कि सुंदर बैठने का स्थान है और कई दीपक वहां पर जगमगा रहे हैं। बीच में एक हौज बना हुआ है, जिसके चारों ओर खाने पीने की वस्तुएं रखी हैं। लेकिन वो स्थान बिल्कुल ही निर्जन था, कोई नहीं था वहां पर। फिर हमने देखा कि एक और चबूतरा सा बना है और उसके बाद वहां पर एक कक्ष है, जिसके द्वार पर पर्दा पड़ा है। चाचा सीढ़ियों से चबूतरे पर चढ़े और पर्दा उठाकर अंदर गए। मैं भी उनके पीछे पीछे चला आया। हम लोगों ने देखा कि शहजादा उस स्त्री के साथ, जिसे पहले मैंने देखा था, एक पलंग पर लेटा है। लेकिन उस पर भगवान का ऐसा कोप हुआ था कि दोनों कोयले की तरह काले हो गए थे। ऐसा मालूम होता था जैसे किसी ने उन्हें जीवित ही धधकती हुई आग में झोंक दिया हो और उनकी राख हो जाने के पहले उन्हें निकालकर पलंग पर लिटा दिया गया हो। मेरे तो देखते ही रोंगटे खड़े हो गए, लेकिन मेरे चाचा ये देखकर बिल्कुल भी विचलित नहीं थे। उनके चेहरे पर न कोई दुख का चिन्ह था, न आश्चर्य का। हाँ, उनका क्रोध बहुत ज्यादा बढ़ गया था। उन्होंने शहजादे के मुंह पर थूक दिया और कहा, अभागे, तूने यहाँ तो दुख पाया ही है, पर लोक में भी इससे अधिक पाएगा, इससे अधिक पाएगा। इस पर भी उनका क्रोध शांत नहीं हुआ, तो उन्होंने पांव से जूती निकालकर कई बार शहजादे के मुंह पर मारा। इस पर मैंने देखकर कहा, एक तो मुझे भाई के मरने का अफसोस है, फिर आप उस पर अपमान पे अपमान क्यों कर रहे हैं उसका? ऐसा क्या अपराध किया है उसने जो आप इतने ज्यादा क्रोधित हैं? बादशाह बोला, बेटे तुम नहीं जानते कि क्या किस्सा है। ये आदमी इससे कहीं ज्यादा बर्बर और दंड का भागी है। ये शहजादा बचपन से ही अपनी सगी बहन पर आसक्त था। जब दोनों छोटे थे तो मैंने बच्चा समझकर उनकी बातों पर ध्यान नहीं दिया, लेकिन जब ये दोनों बड़े हो गए तब भी दोनों की घनिष्ठता में कोई भी कमी नहीं आई, बल्कि और ज्यादा बढ़ गई। अब मैंने उनके संबंधों को जब रोकना चाहा और मैंने जब कड़े पहरे बिठाए कि कहीं भाई बहन एक दूसरे के सामने ना आ पाए, तब भी शहजादा अकेले ही कुमार्गी होता चला गया
और बात यहीं नहीं खत्म हुई। मेरा लड़का तो लड़का, लेकिन वो लड़की भी बहुत ज्यादा नीच निकली। ये अपने भाई से मिलने के लिए तड़पती रहती। यद्यपि मेरे सख्ती के कारण खुलकर एक दूसरे के सामने नहीं आ पाते थे, लेकिन उनके हृदय में एक दूसरे के प्रति आकर्षण कम नहीं हो रहा था। इसलिए बहन से सलाह करके शहजादी ने अपने लिए खास तौर पर यह गुप्त आवास बनवाया, ताकि अवसर मिलते ही दोनों यहाँ पर विहार कर सके। जब मैं शिकार पर गया तो शहजादे को अवसर मिल गया और वो किसी तरह अपनी बहन को निकालकर महल से यहाँ ले आया, ताकि उसके साथ गुलछर्रे उड़ा सके। इसलिए उसने बहुत अधिक मात्रा में खाद्य सामग्री भी यहाँ पर मंगवा रखी थी। कुछ दिनों ये लोग एक दूसरे के साथ आनंद से रहे होंगे। फिर उन पर ईश्वरी प्रकोप हुआ और दोनों ने अपने पाप का फल पाया। ये कहकर बादशाह का क्रोध दुख में बदल गया और वो अपनी बेटे की मृत्यु पर विलाप से रोने लगे। मैं भी उनके साथ रोने लगा। हम दोनों बहुत देर तक रोते रहे। फिर मुझे अपने सीने से लगाकर उन्होंने कहा, अच्छा हुआ कि ये पापी मर गए। अब तुम ही मेरे पुत्र हो, मेरे उत्तराधिकारी। फिर मैं और मेरे चाचा मृतक शहजादे को याद कर रोने लगे। कुछ देर के बाद हम लोग सीढ़ियों से ऊपर चढ़ाए और दरवाजे को बंद करके मिट्टी डालकर बाहर आ गए। जब हम लोग राजमहल के पास पहुंचे तो हमने देखा कि फौजियों के घोड़ों के दौड़ने की आवाज आ रही है और उनके पैरों की धूल से आसमान अटा जा रहा है। मालूम करने पर यह मालूम हुआ कि मेरे पिता का वही मंत्री जिसने मेरे राज्य को हड़प लिया था, एक बड़ी सेना लेकर मेरे चाचा के राज्य पर भी आक्रमण करने आया है। मेरे चाचा की सेना उसकी सेना से कम नहीं थी, फिर भी उसकी सेना बगैर किसी कठिनाई के राजधानी और महल पर अधिकार करने में कामयाब हो गई। मेरे चाचा ने अपनी अधिकार की रक्षा का भरसक प्रयत्न किया और युद्ध क्षेत्र में भी कूदे, फिर भी वो सफल नहीं हो पाए और युद्ध में मारे गए। उनके मरने के बाद मैं भी शत्रु का सामना करता रहा और कुछ समय तक युद्ध भूमि में डटा रहा, किंतु जब देखा कि बिल्कुल घिर गया हूँ तो निकल भागने की सोची। मंत्री की सेना के एक सरदार ने मुझे पहचान लिया और क्योंकि वो मेरे पिता का नमक हलाल सेवक था, इसलिए उसने मुझे वहां से निकल जाने का अवसर दिया। मैंने युद्ध भूमि से निकलकर पहला तो ये काम किया कि दाढ़ी मूछें और भवें सफाचट करवा दी, ताकि दुश्मन भी मुझे पहचान न सके, और फकीर के कपड़े पहन लिए। फिर कष्ट उठाता हुआ अनजाने रास्तों से होकर अपने चाचा के राज्य के बाहर निकला। फिर कई नगरों में फकीर बनकर घूमता रहा। घूमते घूमते मैं अति प्रतापी, दयावान और दीन वत्सल न्यायप्रिय खलीफा हारून रशीद की राजधानी में आ पहुंचा। मेरा इरादा था कि मैं खलीफा की सेवा में पहुंचकर अपनी व्यथा सुनाऊं, लेकिन जब इस नगर में पहुंचा तो शाम ढल चुकी थी। मैं इस चिंता में आगे बढ़ा चला जा रहा था कि शायद मुझे कोई ठिकाना मिल जाएगा और मैं वहां पर रुक पाऊंगा। कुछ दूर जाने पर मुझे दूसरा फकीर मिला। उसने मेरा अभिवादन किया। मैंने उसके अभिवादन का उत्तर देकर कहा, तुम भी मेरी तरह परदेसी लगते हो। उसने कहा, हाँ, मैं भी अभी अभी इस नगर में आया हूँ। हम दोनों बात कर ही रहे थे कि एक तीसरा फकीर भी आ गया और हम दोनों का अभिवादन करके हमारे पास बैठ गया। उसने भी कहा कि मैं परदेसी हूँ और इस नगर में अभी अभी आया हूँ। हम लोग चूंकि एक ही नगर में प्रवेश कर चुके थे और दोनों की एक ही दशा और दिशा थी, इसलिए हमने तय किया कि भाइयों की तरह मिलकर रहेंगे और जहाँ जाएंगे साथ जाएंगे। हम लोग इस चिंता में निमग्न हो गए कि रात कहाँ बिताएं, क्योंकि हम तीनों को यहाँ पर कोई नहीं जानता था और पहले कभी हम यहाँ पर आए ही नहीं थे। अपने सौभाग्य से हम घूमते घूमते आपके दरवाजे पर आ पहुंचे और आपने भोजन और मनोरंजन से हमारा चित्त प्रसन्न किया, इसलिए हम सदा के लिए आपके आभारी रहेंगे। यही मेरा वृत्तांत है जो कि मैं आपको सुना चुका हूँ। जुबैदा ने कहा, हमने तुम्हें क्षमा कर दिया और तुम जा सकती हो। लेकिन फकीर ने कहा, अगर आप अनुमति दें तो मैं भी इस मजदूर की तरह यहाँ बैठकर बाकी दोनों साथियों की कहानी सुनना चाहता हूँ और इन तीनों व्यापारियों की आप बीती भी सुनना चाहता हूँ। इसके बाद मैं फौरन यहाँ से चला जाऊंगा। जुबैदा ने उनकी बात को मान लिया और ये भी मजदूर के पास जा बैठा। इसके आगे क्या होता है जानने के लिए जरूर देखिए इस कहानी का अगला एपिसोड।
अगर अभी तक आपने वीडियो लाइक नहीं की है तो लाइक कर दो ना यार, और हमें कमेंट करके बताओ कि आपको वीडियो कैसी लगी। आपकी ऐसा करने से हमें खुशी मिलती है।